एवरीवन। देखिए, अब आपका भारतीय इतिहास का ये लास्ट है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। यानी संविधान वाला हम पूरा पार्ट करेंगे। और अभी उसको करने से पहले हम एक लॉन्ग सबसे पहले एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। ये जितनी चीज़ें मैं करा रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को ध्यान से करो। और जो जो चीज़ें मैं आपको बीच में बताती हूँ, ठीक है, उनको भी आप लोग एक जगह अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। सो चलिए, अब यहाँ से आपका थोड़ा सा जो एक लास्ट टॉपिक बचता है, अगर आप अपना पूरा सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा डिटेल, तो उसमें लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, जो कि है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। यहाँ से एक तरीके से आपका आधुनिक भारत की भी स्टार्टिंग हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने, ठीक है, 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। ये आपका क्वेश्चन है। तो किसको किया था बेसिकली, इसका आंसर है आपका मार्तंड वर्मा, ठीक है। किसको किया था, मार्तंड वर्मा। एक बार मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो कोलाचेल का बेसिकली जो आपका कोलाचेल का युद्ध हुआ था 1741 ईस्वी में, ठीक है, इसमें ना जो राजा मार्तंड वर्मा थे और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जो युद्ध हुआ था, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसके बीच में हुआ था, राजा मार्तंड और साथ में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, जो आपकी त्रावणकोर की सेना थी उसने ना डच को, जो डच के सेनापति थे, डच की सेना को यहाँ पे उसने परास्त कर दिया था, ठीक है। अब जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी, आपको पता होना चाहिए, वो 1602 में हुई थी। कब हुई थी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और जो डच था, ठीक है, वो बेसिकली भारत में अंतिम रूप में सबसे जो लास्ट में गए हैं, अंतिम रूप में जो पतन हुआ है, यानी कि 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के, और लास्ट में जो बाद में जो अगर देखोगे ना जो युद्ध हुआ है वो अंग्रेजों का और डचों का ही हुआ था। और वो जो अंग्रेजों के और जो डच के बीच में युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, उस युद्ध का नाम क्या था, उस युद्ध का नाम था वेदरा। क्या था उस युद्ध का नाम, वेदरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट, ठीक है, ये बेसिकली कालीकट है। वास्को डी गामा किस वर्ष, ये वर्ष है, कालीकट में उतरा, है ना, कालीकट में उतरा। तो कब उतरा था, 1498 में, है ना, 1400। यहीं से आपका आधुनिक भारत की स्टार्टिंग हो जाती है। देखो जो आपका पुर्तगाली था, ये पता होना चाहिए आपको, वास्को डी गामा कौन था, ये एक पोर्तुगीज़ था, ठीक है, पुर्तगाली था। अब इसने क्या करा, इसने बेसिकली ये 20 मई को, याद रखना अगर आपको पूरी डेट पूछ ले तो डेट इज़ 20 मई 1498 को, ये मालाबार का एक तट था, ठीक है, मालाबार कालीकट तट, जो कि कहाँ पे था, याद रखना, केरल में था, ठीक है। और उस तट का नाम पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, डेट इज कालीकट। ये आपको दिखाया, ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन में भी है कालीकट, ठीक है। तो ये जो था ना बेसिकली, ये कालीकट के उस तट पर पहुंचा था। और वहाँ का जो शासक था, कौन सा शासक था, जमोरिन। अगर पूछा जाए कि किसने उसका स्वागत किया, उस राजा का नाम बताओ, तो डेट इज जमोरिन, ठीक है, जमोरिन। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, 1498। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने कौन से वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो किस वर्ष की थी इसने, 1498 में ही की थी, क्योंकि 1498 20 मई को ही आया था भारत, तभी इसने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। बताइए कौन से युद्ध में हुआ था, डेट इज प्लासी का जो युद्ध हुआ था, है ना। अब मैं आपको बता दूं, जो प्लासी का युद्ध था बेसिकली आपसे पूछा जाए कब हुआ था, तो 23 जून, ठीक है, 1757। 23 जून 1757 को अंग्रेज जो थे सेनापति, एक अंग्रेज का सेनापति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये किसके बीच में हुआ था, प्लासी का युद्ध, ये भी पता होना चाहिए। अंग्रेजी, या इसको एक जगह नोट कर लो, अंग्रेजी जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब था, ठीक है, सिराजुद्दौला दौला, जिसके बारे में बोला गया है, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर जो सिराजुद्दौला था उसका जो सेनापति था मीर जाफर था। कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर, पूछ सकते हैं आपसे। और इस युद्ध में जो मीर जाफर था उसने धोखाधड़ी क्या करी थी, धोखाधड़ी कर ली थी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। उसने चालाकी कर ली थी, ठीक है, उसको चीट किया था अपने ही, किसको, सिराजुद्दौला को, ठीक है, सेनापति बनकर उसको चीट किया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो था वो हार गया। और इसके अंदर जो अंग्रेज थे वो बेसिकली जीत गए थे। तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। बताइए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, अभी मैंने आपको चीज़ बताई है ना, देखो यहाँ पे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों में और किसके बीच हुई थी। अभी चीज़ आपको बताइए, प्लासी की लड़ाई जो थी वो सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, जिसने सिराजुद्दौला के साथ चीटिंग कर ली, उसको धोखा दिया, और जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला
सिराजुद्दौला बेसिकली हार गया। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? बताइए, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला को हराया था? तो ये अभी आपको वही चीज़ आपको मतलब पढ़ाई थी और अभी अगेन वही चीज़ आ जाती है। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसी के अंदर सिराजुद्दौला हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट का प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई? है ना, तो ये बेसिकली 26 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। देखो, जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद 1765 में क्लाइव ने मुगल जो बादशाह था शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की थी। अगर आपसे पूछा जाए इलाहाबाद की संधि किसके बीच में हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए बक्सर का जब युद्ध हुआ था उसके बाद 1765 में मुगल क्लाइव ने किसके बीच में हुई थी, ध्यान रखना, क्लाइव और मुगल। ठीक है, और मुगल का भी कौन सा बादशाह, मुगल का बादशाह कौन, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है बस इसमें। अब इसके कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता देती हूँ ताकि आपको मतलब थोड़ा सा डीप नॉलेज भी रहे और आपको पता रहे। देखो, जो मुगल बादशाह था ना उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी। किसने? मुगल बादशाह ने। ठीक है, इसके बाद कंपनी ने क्या करा था, जो अवध का नवाब था उसको बहुत ज़्यादा मतलब उससे कड़ा और पूरा का पूरा मणिकपुर छीन कर मुगल सम्राट को दे दिया था। कंपनी ने क्या करा था, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपये देने से 26 लाख रुपये कंपनी ने बोला कि ठीक है, हम मुगल बादशाह को वार्षिक मतलब हर साल 26 लाख रुपए हम देंगे। और उसके बाद जो था वो लास्ट में जो इसके अंदर पॉइंट आता है, डेट इज नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब फिर लास्ट में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के बाद कौन मतलब डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा मुगल सम्राट को सौंप दिया? अभी मैंने चीज़ आपको बताई थी। ठीक है, और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो कौन आया था? डेट इज अवध। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाज़ों ने सूरत के पास स्थिति आपका स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? बताइए, कौन से उसमें किया था? तो डेट इज 1612 के अंदर, है ना। 1612 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो जहाज थे उसने सूरत के निकट एक तट था जिसका नाम था सवाली। कौन सा था? स्वाली। याद रखना कौन सा तट था, डेट इज स्वाली तट। यहाँ पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। और इस युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करा था वो बेसिकली थॉमस बेस्ट ने किया था। किसने किया था? वो जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? डेट इज थॉमस बेस्ट। ठीक है, थॉमस बेस्ट ने किया था। अंग्रेजों की इस वजह से जो पुर्तगाली था उसको क्या हो गई थी, उसकी एक ना पहले एकाधिकार चल रहा था कि भाई हर जगह हमारे राज्य है, अब वो चीज़ उनकी भंग हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो डेट इज 1616 के अंदर। ठीक है, 1616 में ये चीज़ शुरू करी थी, ध्यान रखना। और इन्होंने ना 1616 में शुरू किया था और 1620 के अंदर 1620 के अंदर इन्होंने एक अपनी फैक्ट्री बताई थी उसमें ट्रान के बार में स्थापित की थी। कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी जो कहाँ पे स्थापित करी थी, याद रखना, डेट इज ट्रान के बार। ठीक है, ये फिंगर से इतना घटिया लिखा जाता है कि बस पूछो मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? बताइए। हाँ, क्या आंसर होगा इसका? डेट इज मैसूर। क्या आंसर होगा इसका? मैसूर। ठीक है, चलिए, और वहां पे शासन किसका था मैसूर में? हैदर अली और उनका जो पुत्र था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान किनका पुत्र था? टीपू सुल्तान किनका पुत्र था? जल्दी से बताएंगे। हैदर अली। ठीक है, हैदर अली। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? बताइए, किसने मदद की थी? डेट इज टीपू सुल्तान। किसने मदद की थी? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, और देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो 4th नंबर का आपका एंग्लो युद्ध हुआ था, 4th नंबर का जो एंग्लो युद्ध हुआ था जो कि 1799 में हुआ था। ठीक है, ये 4थे नंबर का। और इसके अंदर किसकी मृत्यु हो गई थी? हाँ, इसके अंदर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो 4थे नंबर का जो ये बेसिकली आंगल मैसूर जो युद्ध हुआ था ना, आंगल मैसूर। ठीक है, याद रखना इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हाँ, तो डेट इज मैसूर। अभी महंगी की हम बात कर रहे थे, मैसूर की। और इसने जो है श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी यहाँ पे याद रखना। इसकी अगर राजधानी पूछ ले, डेट इज श्रीरंगपट्टनम, है ना।
चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंग, देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? अभी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, टिप्पू सुल्तान हार गया था। चलिए, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? बताइए, रणजीत की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे इन्होंने, तो इसका आंसर क्या होगा? डेट इज 1809, ठीक है, डेट इज 1809 की जो संधि हुई थी वहाँ पे इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि बम्बई, ठीक है, बम्बई से थाने तक भारत में पहली यात्रा ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो ये डेट इज 1853 में चलाई गई थी, ठीक है, 1853 में। भारत में जो अगर हम रेल निर्माण की दिशा में देखें तो सबसे पहला जो प्रयास किया था वो ब्रिटिश गवर्नर थे। कौन? अगर इनका नाम आपका आता है कि भैया सबसे पहले जो रेल को लेके जो प्रयास करा गया था, डेट इज लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को, डेट इज लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे शुरू करा था और 1853 के अंदर बम्बई से ठाणे, ठीक है, के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी। ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम से देखने के लिए मिलेंगे। डेट्स है, मैं जो भी सीरीज़ कराऊँ सबको बहुत अच्छे से खोट के चले जाना। अगर आपको लगता है कि मैम PDF प्रोवाइड कर दीजिए तो फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि मैंने अभी तक बनाया नहीं है, बिल्कुल न्यूली ये चैनल है अभी, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। सो डेट्स वाई अभी अगर आप बोलोगे तो फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए बना के PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। बट प्लीज़ आप लोग अच्छे से जाना और अच्छे से अपने मार्क्स पैड के अंदर लेके आना। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए कौन थे? डेट इज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो थे वो सबसे पहले थे, ध्यान रखना। और इन्होंने, यस, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। देखो, इन्होंने ना जो रेगुलेटिंग एक्ट चलाया था, ठीक है, डेट इज रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के टाइम पे, जो कि 1773 का आपने पढ़ा होगा। और पिट्स इंडिया एक्ट जो कब था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पारित इन्होंने किया था। यस, नेक्स्ट, भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? बताइए, 1829 के अंदर इन्होंने सती प्रथा को, देखो कितना अच्छा काम इन्होंने यहाँ पे किया है। यस, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? बताइए, किसने किया था? डेट इज मैसूर ने किया था। किसने किया था? मैसूर ने किया था, ठीक है। उसके बाद सहायक संधि है, सहायक संधि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, देखो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अगर पहला राज्य आपसे पूछ लिया जाए कि जिसने इस संधि को, सहायक संधि को स्वीकार किया था, पहला राज्य है हैदराबाद, पहला राज्य है हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद दूसरा राज्य है मैसूर, दूसरा राज्य है मैसूर, ठीक है। उसके बाद तीसरा राज्य है तंजौर, तीसरा राज्य है तंजौर। चौथा राज्य है अवध, चौथा राज्य है अवध। उसके बाद है पेशवा, ठीक है, पेशवा। उसके बाद है बरार के भोसले। उसके बाद है सिंधिया, ठीक है, यहाँ पे लिखूँ कहाँ मैं? डेट इज बरार के भोसले। उसके बाद है सिंधिया, ठीक है, उसके बाद है सिंधिया। और उसके बाद है जोधपुर, जयपुर, मच्छेदर, बूंदी और भरतपुर। ये सब थोड़े से आप देख लेना, स्टार्टिंग के देख लेना, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? मैसूर। यस, नेक्स्ट है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? बताइए, कब से स्टार्ट की गई थी? डेट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस के उसमें ये सब शुरू करा गया था। इसको सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिविल सेवा का जनक, ठीक है। वाओ, कितनी घटिया राइटिंग आ रही है, वाओ सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ है, इसने ना बेसिकली जो कॉर्नवालिस संहिता, इसने एक और जो चीज़ें बता रही हूँ उसको ध्यान रखना। एक तो इसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत की थी, जो कि किस चीज़ के लिए थी? शक्तियों के को अलग अलग करने के लिए, उनका पृथक्करण करने पर आधारित थी, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें आप इसमें याद रखना। कॉर्नवालिस ने ही पुलिस, कर, व्यापार क्षेत्र उनमें सुधार किए थे। किस किस में? पुलिस में, कर में, और जो व्यापार क्षेत्र थे इनके अंदर। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक और चीज़ है, इसने ना क्या करा था, जो अधिकारी वगैरह घूस वगैरह लेते थे, उपहार वगैरह लेते थे, इन सब चीज़ों पर इसने प्रतिबंध भी लगा दिया था, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें इनकी याद रखनी है। येस, नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलियन, जो आपका विलियन हुआ था, बेसिकली विलेन, वो कब हुआ था? बताइए। ये बेसिकली आपका 1856 में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने जो आउटरम की रिपोर्ट आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य से मिला लिया था। और उसी समय अवध का नवाब कौन था? अगर आपसे पूछा जाए उस समय पे, अवध का नवाब था आपका वाजिद अली शाह। कौन था? डेट इज वाजिद अली
शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था, बताइए किस टाइम उसने कब्जे में लिया था। डैट इज 1856 के अंदर। ठीक है, अभी ये चीज़ आपको बताई भी गई थी यहाँ पे 1856 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग के चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। ठीक है, सो डैट इज इलाहाबाद। कहाँ पे किया था, याद रखना इस चीज़ को, डैट इज़ इलाहाबाद में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके यूपी SSSC में जो आपके बहुत सारी ऐसी कल्याण विकास दल अधिकारी परीक्षाएं हैं उसमें आ चुके हैं ये सारी चीज़ें। सो ये सब चीज़ें याद रखना। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जब आपका 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उसी समय पे लॉर्ड कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल बना था। अगर आपसे पूछा जाए 1857 के विद्रोह के बाद भारत का जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन था, सो प्लीज़ यू हैव टू नो अबाउट इट। डैट इज़, ओहो लिखें कहाँ पे, डैट इज़ लॉर्ड कैनिंग। अरे यार ये कैनिंग है। ठीक है, डेट इज लॉर्ड कैनिंग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, बताइए किसको कहा जाता है। डैट इज लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। इन्होंने भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का मतलब इसको प्रारंभ किया था। और इससे एक और चीज़ है, इन्होंने क्या करा था ना, जो प्रांतीय सरकार थी, ठीक है, उनको आज्ञा दी थी कि वो भैया प्रांतीय और स्थानीय नागरिक जो हैं उनके लिए वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कुछ करी थी और बेसिकली उन सारी चीज़ों को जो स्थानीय प्रशासन था उनको उनके अंडर में इसने कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिस अधिनियम XV 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड के कौन से लॉर्ड ने इसको दिया था, बताइए। लोग हमेशा अपने नाम के आगे और लॉर्ड लगाते थे। ठीक है, सो इसको बेसिकली कैनिंग ने दिया था, याद रखना, डेट इज कैनिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। बंगाल का विभाजन 1955 है, ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था डेट इज लॉर्ड कर्जन के थ्रू हुआ था, है ना, याद रखना इसको, लॉर्ड कर्जन के थ्रू। अंग्रेज ने क्या किया था, अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का जो कारण है उसको बड़े प्रांत होने से, मतलब उसको बोला कि भैया इसके जो मेन जो कारण है डेट इज कि जो बड़े बड़े प्रांत हैं उनके होने से प्रशासन में क्या हो रही है, असुविधाएं आने लगी हैं, पहली चीज़। फिर इन्होंने कब करा था ये, 20 जुलाई 19, अगर आपको डेट आ जाए तो बता देना, भूलना मत, 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा करी थी। और 16 अक्टूबर 1905 को ये योजना प्रभावी हुई थी। और प्रभावी हुई थी कब, इसको तो घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हो गई थी। ठीक है, और हाँ, और इसी तरीके से एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, इसलिए 16 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन से प्रभावी हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1905 को जितना बंगाल है ना वहाँ पे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना। उस दिन लोगों ने उपवास रखा था, वंदे मातरम का गीत गाया था और एक दूसरे को राखियाँ भी बांधी थी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर शोक दिवस पूछा जाए बंगाल में कब होता है तो डेट इज 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट, वर्ष 1905 बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय, अच्छा उस टाइम पे वायसराय कौन थे, डेट इज लॉर्ड कर्जन। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डैश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिसमें मॉर्ले मिंटो सुधार, आपने पढ़ा होगा मॉर्ले मिंटो, ठीक है, और आपने वो मॉन्टेग्यू चाम्सफोर्ड, ये सारे आपने चीज़ें पॉलिटी के अंदर भी पढ़ी होंगी, हिस्ट्री में सब पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली 1909 की बात है। ठीक है, जब आपका लॉर्ड कर्जन के स्थान पर क्या हुआ था, 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अब ठीक है, अब जो जॉन मॉर्ले थे वो उस टाइम पे भारत के सचिव थे। कौन थे, जॉन मॉर्ले। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, संसद के अंदर बहुत सारे संवैधानिक सुधार वगैरह किए और इन्होंने ही भारतीय परिषद जो अधिनियम था 1909, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम इनको कहा गया। ठीक है, इन्होंने, और उसको जो अधिनियम को क्या कहा गया भैया, मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम से उसको जाने लगा। ठीक है, जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जॉन मॉर्ले द्वारा तैयार किया गया मॉर्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में, अभी हम आपको बता चुके हैं इस चीज़ को, 1909 में आया था आपका मॉर्ले मिंटो। ठीक है, याद रखना कब आया था, क्या बोलते हैं इसको, मॉर्ले मिंटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी, बताइए किसने करी थी शुरुआत, डेट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस में। स्थायी बंदोबस्त को क्या, हाँ, स्थायी उपनिवेश की शुरुआत जो की थी इसने की थी। स्थायी या तो आप इसको उपनिवेश कह सकते हो या फिर इसको आप स्थायी बंदोबस्त भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, बंदोबस्त। ठीक है, बंदोबस्त की, इसको यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, और एक और चीज़ है, देखो इसने ना ये जो भूकर व्यवस्था है, भूकर व्यवस्था कब आई थी, 1793 में।
ये भी यहाँ पे स्थायी कर दी गई थी, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, भूकर व्यवस्था के अंदर, इस व्यवस्था के अंदर जो ज़मीन का पूरा जो एक मालिकाना हक होता है ना, वो जमींदारों को इन्होंने प्रदान कर दिया था, ठीक है। और ये कब आई थी भूकर व्यवस्था? 1793 में, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी, ठीक है, बताइए। ये जो एक प्रणाली थी डेट इज कॉल्ड महालवाड़ी प्रणाली, सॉरी, तो ये बेसिकली कहाँ पे लागू की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली आप लोगों की सी यानी कि जो आपका ये है, जो आपका ये है, यानी कि नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं करी गई थी, ये एक्चुअली आप लोगों की उत्तर प्रदेश में करी गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर, ठीक है, महालवाड़ी प्रणाली। तो ये क्या है ना, जो महालवाड़ी प्रणाली है, उत्तर प्रदेश कहोगे, और जो कुछ ऐसे मध्य प्रांत थे, पंजाब, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली लागू की गई थी, मैं कह रही हूँ ठीक है, लागू की गई थी। इसके अलावा जो ब्रिटिश भारत के कुल ऐसे भू क्षेत्र थे जहाँ पे उसका 30% हिस्सा उनमें शामिल था, ठीक है। ये सब आप थोड़ी सी चीज़ें याद रखना। और इसके अंदर क्या करा गया था, जो आपका भू राजस्व व्यवस्था थी, वो कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महल के साथ स्थापित बेसिकली वो करी जानी थी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, बट यहाँ पे आपको फिलहाल याद ये रखना है कि ये कब लागू करी गई थी। तो भैया कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में भी थी, और कुछ मध्य प्रांतों में भी थी, और पंजाब में भी थी। ये 3 चीज़ें याद रखना। चलिए, लॉर्ड डलहौजी की जो एक विलय नीति थी, उसका प्रथम शिकार इनमें से कौन हुआ था? तो इनमें से सबसे पहले जो शिकार हुआ था डेट इज सतारा। कौन हुआ था? सतारा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने एक वो दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। इनका सबसे फेमस है ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को नाम इसका एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा है, व्यपगत के, आई थिंक व्यपगत है, समथिंग ऐसा कुछ इनके सिद्धांत हैं, है ना, इसका सिद्धांत इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, लॉर्ड डलहौजी का, याद रखना। या फिर इसको आप विलय की नीति भी इसको बोलते हो। तो इन्होंने इस चीज़ को आरंभ किया था, ठीक है, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ें याद रखना। तो कहाँ पे, सबसे पहले सतारा में, उसके बाद इन्होंने जैतपुर वगैरह में, है ना, संभलपुर में, उसके बाद बघाट में, उदयपुर में, झांसी में, नागपुर में, करौली में, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने करा था। लेकिन सबसे पहला जो शिकार हुआ है वो बेचारा हमारा सतारा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? बताइए। सबसे कट्टर समर्थक डेट इज लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इनसे पहले, अगर पहले गवर्नर जनरल इनसे पूछा जाए तो डेट इज लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन। ये आपने पढ़ा होगा लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। सो यही थे, और ये बेसिकली राजगोपालाचारी से पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और जो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले जो भारतीय और जो अंतिम गवर्नर थे वो आपके चक्रवर्ती गोपालचारी थे। ये स्वतंत्र भारत के सबसे पहले और अंतिम गवर्नर जनरल यही थे, ठीक है, याद रखना। कौन? माउंटबेटन नहीं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर, यस, अभी मैं इस चीज़ को बता चुकी हूँ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डेट इज सिरिल रेडक्लिफ। आपने पढ़ा होगा रेडक्लिफ वगैरह के बारे में। ये जो रेडक्लिफ एक लाइन है, बेसिकली भारत और पाकिस्तान की एक जो सीमा है ना, जो उसको बेसिकली डिवाइड करती है दोनों को, तो ये वो सीमा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो बेसिकली कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ थे, है ना। तो ये जो एक रेखा है ना इन दोनों के बीच में, भारत और ये रेडक्लिफ रेखा कहाँ के बीच की है भैया जी? इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेलोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये किस वर्ष हुआ था बेसिकली बताइए जल्दी से। ये आप लोगों का 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में हुआ था। और इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए क्यों हुआ था, तो इसका भाई मुख्य कारण यही था कि जो सिपाहियाँ थे और उनके जो धार्मिक प्रतीक थे, ठीक है, उनके चिन्हों के प्रयोग से उनको रोकने लगे थे लोग, कि मतलब आप जो सिपाही लोग थे ना, उनके लिए कि जो भी आपके धार्मिक प्रतीक हैं आप उनका यूज़ नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो इस वजह से फिर ये सैनिकों ने कहा कि अब लो तुम, अब हम विद्रोह करेंगे, तुम बहुत बदतमीज़ हो रहे हो, है ना। तो ये वाली चीज़ थी। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। ये आपने पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा, 10 मई 1857 को हुई थी, है ना। ये जो आपका एक तीसरा जो
आपने पढ़ा होगा कि तीसरा जो रेजिमेंट था वहाँ पे एक पैदल टुकड़ी ने जो था ना, पहले उन लोगों को चर्बी लगे कारतूस वगैरह के प्रयोग से उन लोगों ने मना कर दिया था कि आप लोग जो कारतूस देते हैं उसके अंदर चर्बी लगी होती है ना, गौ माता की लगी होती है, जो कि बिल्कुल हमारे यहाँ पे निषेध है ना, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, आप ये करते हो आप वो करते हो। तो इन लोगों ने फिर एक यहाँ पे क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो 1857 का विद्रोह जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है आपका रिवॉल्ट, 1857 रिवॉल्ट। तो ये इसकी डेट याद रखना है, मेरठ में छावनी से शुरुआत करा था इन्होंने। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1857 के जो सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों की पर आपत्ति थी, बताइए कौन सी कंपनी बनाती थी? डेट इज एनफील्ड, ठीक है, एनफील्ड। आपसे अगर पूछा जाए तो एनफील्ड जो लोग थे, तो यहाँ पे क्या था, हिंदू मुसलमान दोनों ही लोग यहाँ पे भड़क उठे थे और दोनों ने मिलकर फिर ये विद्रोह किया था, ठीक है। होता क्या था कि मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि यहाँ पे क्या था, इसमें चर्बी वगैरह लगी हुई थी, तो वो इनको कारतूस जो लग रहे थे उनको बेसिकली उस चर्बी को उनको दांत से खींचना पड़ता था। तो इस वजह से लेकिन एक अफवाह फैल गई थी कि भैया कारतूस के अंदर गाय की और सूअर की चर्बी वगैरह लगी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें दोनों ही धर्म के लिए मतलब निषेध है, नहीं कर सकते आप इस तरह की चीज़ों का यूज़। तो इन लोगों ने फिर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यस, तो किस वर्ष हुआ था? बेसिकली 1857 का रिवॉल्ट है, जो कि बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है, ठीक है। यहीं से आपकी शुरुआत होती है पूरी आपकी इसकी आधुनिक भारत की। चलिए उसके बाद है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? बताइए किसने भाग लिया था? हाँ, किसने भाग लिया था इसमें? उस प्रसिद्ध योद्धा का इन्होंने बेसिकली नाम पूछा है, तो डेट इज बेगम हजरत महल। किसने लिया था? बेगम हजरत महल ने, ठीक है। एक और चीज़ है, एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि 1857 का जो सबसे पहला स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था उसमें भाग लेने वाली जो सबसे प्रसिद्ध महिला की अगर आप बात पूछोगे कौन थी, स्वतंत्रता सेनानी थी वो सबसे प्रसिद्ध, डेट इज बेगम हजरत महल। और यही चीज़ अब आपको घुमा के दे दिया, तो ये भी वही चीज़ है ना, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? तो डेट इज अवध की जो बेगम थी हजरत महल, इन्होंने नहीं करती बल्कि ये आके लड़ी थी, बोली मैं नहीं डरूंगी मैं लड़ूंगी, समझे। तो इन्होंने क्या था, हाँ 1857 का जो विद्रोह था उसका जो प्रमुख कारण था वो यही था कि भैया जो ब्रिटिश सरकार थी उसका जो डलहौजी, उसकी एक तो डलहौजी की हड़प नीति थी, जमींदारों वगैरह को सारी चीज़ें कर लेना ये कर लेना, तो एक तो उसकी हड़प नीति उसको हम बोलते हैं वो थी। दूसरा कुछ सामाजिक धार्मिक नीतियाँ भी थी। तो इस विद्रोह का अगर प्रतीक का बात आता है कि जो विद्रोह हुआ इसका प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया? कमल रखा गया था, कमल का फूल और चपाती, आपने पढ़ा होगा है ना चपाती। अगर इस विद्रोह का आपसे पूछा जाए कि क्या इस विद्रोह का चिन्ह रखा गया था, तो डेट इज चपाती रखी गई थी और कमल का फूल, है ना, ये दोनों चीजें, ठीक है, इसलिए। और इस टाइम पे जो भारत का गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछा जाए जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम पे कौन था भारत का गवर्नर जनरल? डेट इज लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, ठीक है, अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। ये तात्या टोपे थे बहुत फेमस। तो उस टाइम पे जो तात्या टोपे थे वो बेसिकली शिवपुरी के थे। कहाँ के थे? अच्छा सॉरी, इन्होंने ना बेसिकली शिवपुरी में इनको फांसी दे दी थी। तात्या टोपे का अगर पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो वो था आपका रामचंद्र पांडुरंग। क्या था तात्या टोपे का पूरा नाम? याद रखना, रामचंद्र, अरे यार एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है, दैट इज रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, इनका पूरा नाम था। और बस ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद रखना। और इनको 18 अप्रैल को, ठीक है, 1859 को शिवपुरी का एक किला था वहीं पे इनको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद है वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? देखो यहाँ पे ना बहुत सारे नेता थे, किसी ने कहीं से विद्रोह करा, कहीं से, जिनके सब नेता थे। तो अगर कानपुर की बात आती है तो वहाँ पे नाना साहिब थे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ, जैसे तात्या टोपे की बात करते हैं, तो ये जो तात्या टोपे थे ये बेसिकली ग्वालियर, ठीक है, याद रखना इन सब चीज़ों को। ये कहाँ के थे? ग्वालियर के थे तात्या टोपे, ठीक है। और हाँ, कानपुर से कौन थे? नाना साहिब जो थे ये कहाँ से थे? कानपुर से थे। अगर कुंवर जगदीश सिंह की बात आती है तो ये कहाँ से थे? ये बिहार से थे, ठीक है। और अगर वाजिद अली शाह की बात आती है, ठीक है, हाँ,
तो ये सारे थे। अब कुछ कुछ जैसे दिल्ली से अगर पूछा जाए, दिल्ली से कौन था? बख्त खां थे, ठीक है, जनरल बख्त खां, वो कहाँ से थे? दिल्ली से थे। और बेगम जो हज़रत महल थी वो लखनऊ से थी। रानी लक्ष्मीबाई का आ जाए तो वो झांसी से थी। तो ऐसे आपको कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। वाजिद अली खां मैंने नहीं पढ़ा है तो मेरे को, ठीक है, ये 3 चीज़ों का इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इसके बाद सॉरी कॉल आ गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बताइए यहाँ पे कौन था उसका नेता? तो डेट इज बाबा रामचंद्र। कौन था? बाबा रामचंद्र, ठीक है। चलिए, जो कृषक आंदोलन का नेतृत्व था वो बेसिकली बाबा रामचंद्र ने ही किया था। और ये बेसिकली धोबी सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप थे। और ये आंदोलन जो था वो किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कृषक आंदोलन था कहाँ से चलाया गया था, तो ये यूपी का एक जिला है, डेट इज प्रतापगढ़, है ना, प्रतापगढ़, वहाँ से इसको चलाया गया था। इसके बाद अब ब्रिटिश राज्य का सामाजिक कुछ थोड़ा आर्थिक प्रभाव भी पढ़ लेते हैं। यह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? ये आपको पता होना चाहिए कि किसकी सिफारिश पर करा गया था, ठीक है। सो 1 मिनट रुकेंगे, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है पीछे से ना, बैकग्राउंड। घर पे यही थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि वीडियो बनानी भारी पड़ जाती है। चलिए 1 मिनट। चलिए, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है, विश्वविद्यालय, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि आपका जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग, ठीक है। ये जो विश्वविद्यालय है इसका अगर हम बात करते हैं 1956 के अंदर इसका गठन हुआ था, 1956, याद रखना, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये कह रहा है कि 1881 में, यस 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? बताइए जल्दी से। केसरी अखबार अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है, याद रखना। और इसमें ना कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। ये जो समाचार पत्र है, कौन सा? केसरी अखबार, ये बेसिकली मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। किसमें होता था? मराठी भाषा में। इसके साथ ही बम्बई से मराठा नामक एक समाचार पत्र का जो प्रकाशन था वो अंग्रेजी भाषा में तिलक ने ही किया था, ठीक है, ये भी याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बताइए। हाँ, इसके जो पत्रिका के जो स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका थी, इसके अगर पूछा जाए संस्थापक कौन थे, तो इसके जो संस्थापक थे डेट इज मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे। और इनका ये 1919 का है, 1919 में, वो भी अंग्रेजी भाषा में इन्होंने इसका क्या किया था? संपादन किया था। और कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? बताइए जल्दी से। वंदे मातरम की जो स्थापना थी डेट इज अरविंद घोष ने की थी, ठीक है, अरविंद घोष ने की थी, याद रखना इसको। और ये भी बेसिकली अंग्रेजी भाषा में ही था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? यस, वेदों की ओर चलो जो नारा था ये बेसिकली दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और इनका जो जन्म था अगर पूछा जाए तो 1824 के अंदर गुजरात का एक गांव था जिसका नाम था मोरबी। क्या नाम था? मोरबी। और ये कहाँ का गांव है? गुजरात का। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनका बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था, ठीक है। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर। इसके बाद इन्होंने जो है 1875 के अंदर, 1875 में, 1 मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, एक तो ये बार बार इतना वो होता है ना। यस, इन्होंने ना 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। और कहाँ पे करी थी? वो मुंबई में, ठीक है। किसकी स्थापना करी थी इन्होंने? आर्य समाज, याद रखना। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। अगर ये सारी चीज़ें इनके बारे में पूछी जाएँ तो आपको नॉलेज होना चाहिए। इनकी पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, प्रकाश। चलिए आगे बढ़ेंगे, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार ठीक है, किस शहर में पहली बार, ये क्यों बार बार इतना रोटेट होता है, 1875 होगा ये, 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। बताइए कहाँ पे करी थी? मुंबई में करी थी, है ना। अभी चीज़ें मैंने आपको बताई है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अगेन वही चीज़ आ गया, तो किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ये आप सारे युगम देख लीजिए, इसमें से बताना है कौन सा नहीं खाता है। तो जो बी वाला है ना, समय का संक्षिप्त इतिहास, ये इनका नहीं है,
ठीक है, यानी कि देखो ध्यान से देखना, पुराने पत्रों का समूह जो है यानी कि अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये तो जवाहरलाल नेहरू जी का है, ये सही है। ठीक है, समय का संक्षिप्त जो इतिहास है यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बेसिकली स्टीफन हॉकिंग का है। किसका है? स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, याद रखना, हॉकिंग, हॉकिंग याद रख लेना, हॉकिंग का है ये, हॉकिंग। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है आपका ये अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, ये बेसिकली किसकी है? ये तो सही है इसका, विलियम शेक्सपियर का। और जो लास्ट है आपका राजनीतिक कंट्रीब्यूशन यानी कि ये जो है आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, कार्ल मार्क्स। तो ये सारे सही हैं बट बी वाला गलत है, हॉकिंग का है वो। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में बताइए क्या करा गया था उनके द्वारा 1897 में? तो बेसिकली इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की, स्वामी विवेकानंद ने, ध्यान रखना, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ठीक है, हाँ, ये चीज़ आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। और ये जो थे, ठीक है, अरे यार इतना क्यों रोटेट हो रहा है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है बेसिकली वो बेलूर, यानी जो आपका बेलूर मठ है, यहाँ पे इनका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, याद रखना। अब ये जो मिशन था ना, एक और आपसे पूछा जाए कि ये जो मिशन था इसका जो नामकरण था ये बेसिकली रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही हुआ था, इस वजह से इसका नाम रामकृष्ण मिशन रख दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1795 और 1804 के बंगाल विनियम अधिनियमों में ने घोषित किया था। ठीक है, बताइए कौन सा इसमें से बेसिकली ये इस टाइम पे कौन सी चीज़ें घोषित यहाँ पे करी गई थी अधिनियमों ने? तो डेट इज कन्या हत्या को, जो कन्या हत्या होती थी उसको बेसिकली अवैध माना था, है ना। क्या होता था, जब कन्याओं को जन्म लेती उनको मार डालते थे, ऐसा वहाँ पे बड़ी गंदी वाली रीति थी एक। तो इसमें क्या हुआ, भारतीय समाज में ये बहुत बड़ी कुप्रथा थी, उसको समाप्त करने के लिए गवर्नर जनरल था जॉन शोर के समय में। ठीक है, और एक था वेलेजी, इन दोनों के समय में इस चीज़ को बेसिकली अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये आपको थोड़ा सा चीज़ें याद रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये बोल रहे हैं 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार किस वर्ष में कम की बालिका से विवाह पर प्रतिबंध था। कितने वर्ष के कम आप बालिका से विवाह नहीं कर सकते, 12 वर्ष से कम की उन पे बेसिकली प्रतिबंध था। और ये क्या था ना, यस, अब जो 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं पर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसको करा गया था, ब्रह्म समाज। ठीक है, और कब? 1828 में ब्रह्म समाज, याद रखना ये सब चीज़ें। और आगे चलकर इसको ब्रह्म समाज के नाम से ही हम जानने लगे, और पहले इसको ब्रह्म सभा बोलते थे। ठीक है, ब्रह्म सभा, लेकिन बाद में ब्रह्म समाज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो मुक्त भारत समाज की वीर सावरकर ने की थी। किसने की थी? वीर सावरकर ने की थी। ठीक है, चलिए, हाँ, एक और है यहाँ पे मुक्त समाज, या फिर इसको आप, एक और नाम है इसका, एक और चीज़ आप बोल सकते हो, फ्री इंडिया सोसाइटी। क्या? फ्री इंडिया सोसाइटी, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको इनको मिलान करना है। अब आप खुद देखेंगे यहाँ से, देखिए ब्रह्म समाज, ये सारी ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको बता दूं जल्दी से, जो ब्रह्म समाज है बेसिकली वो किसने किया था? अभी चीज़ हमने आपको बताई भी थी, डैट इज राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, तो यहाँ पे ए आएगा, राजा राम मोहन रॉय ने। अगर हम रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो ये रामकृष्ण तो समझ जाना, रामकृष्ण इन्हीं के नाम से फेमस है, यानी कि स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इसके बाद आर्य समाज, अभी हम बता चुके हैं आपको आर्य समाज का भी, दयानंद सरस्वती सी। और उसके बाद आता है सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक जो समाज था वो आता है ये, यानी कि ज्योतिराव फुले। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आपका रहेगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज तो कुछ ज़्यादा ही ना ये रोटेट कर रहा है अपने आप से ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? उस टाइम पे जब नहीं था, डेट इज पर्यटन जो था वो नहीं था, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है,
पर्यटन मतलब उसको ना एक उद्योग के रूप में स्थापित नहीं करा गया था उस टाइम पे, ये वाली चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। यहाँ से आपकी पूरी जो हिस्ट्री है भारतीय वाली, मतलब पुरानी वाली इंडियन हिस्ट्री, वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाएगी, बट उससे पहले हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे फुल लेंथ का, और उसके बाद हम लोग एक वो करेंगे, क्या कहते हैं, आपके पॉलिटी वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है कुछ भारतीय अर्थशास्त्री, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, और निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? इनमें से बताना है कौन से अर्थशास्त्री नहीं है। तो देखो ये भी अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम भी अर्थशास्त्री में आता है, इनका भी आता है, लेकिन प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका नाम नहीं आता है, तो ये नहीं है, ठीक है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।